ठीक है, तो पहले तो आप लोगों का क्या कुछ चीज पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए। मैंने कल एक शाम को क्वेश्चन भेजा था, जो आपको उसकी रोज नामचा बनाना था, जर्नल एंट्री करनी थी, लेजर और ट्रायल बैलेंस। तो कुछ बच्चों ने तो मुझे करके भेज भी दिया रात को, उसका सुबह भी आया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन और भी बच्चे सब कर लें और फिर हम उसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। जितने ज्यादा बच्चे उसको कर लेंगे वो ज्यादा अच्छा होगा। तो मुझे आपको आगे चीजें समझाने, आपको समझ में भी जल्दी आएंगी। दोनों बातें हैं, मुझे समझाने में भी आराम रहेगा ऑनलाइन में, और आपको जल्दी समझ आएगी, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब यस सर। उसके अलावा किसी के कोई पहले प्रश्न हो तो आप पूछिए। मैंने जो आपको शीट एक शेयर की थी 7 नंबर की, जिसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस करने थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस में बच्चों के सही मतलब जेन्युइन डाउट्स आए, क्योंकि वो डाउट्स मैंने उन बारे में क्लास में कोई बात की ही नहीं थी और मैंने उसमें से क्वेश्चन दिए थे। तो आप लोगों के डाउट्स जो आए वो बिल्कुल सही हैं, और आप लोगों ने, कई बच्चों ने उसी समय ट्राई भी किया, मुझे भेजा भी, वो भी अच्छी बात है। तो उसी से संबंधित कुछ बातें, कुछ उसी से रिलेटेड कुछ बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, और इसके ऊपर मैं विस्तार से एक शीट बना रहा हूँ जिसके अंदर इसको मैं विस्तार से समझाऊंगा। उसको बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, आज मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी लग रहा है, ऐसा चाहिए कि मैं थोड़ा आराम करूँ, थोड़ा सा थक गया ऐसा लग रहा है। तो मैं आज आपको बना के भेजूंगा, और जितनी जल्दी बन सकेगा उतनी जल्दी भेजूंगा, और उसके उसी चीज उन्हीं बातों को समझाऊंगा जो मुझे आज आपको क्लास में समझाना। तब तक आप लोगों के किसी के कोई प्रश्न हो, कुछ हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। सर जो रेशो दिया रहता है हम्म, तो आसानी से कहीं से बांट सकते हैं, जैसे 3:2:1 दिया है। ठीक है, कल विजय ने मुझसे पूछा था, विजय पाल ने ही शायद पूछा था, तो यूट्यूब पे लिंक डाली उसकी। हाँ मैंने फिर उसको समझाया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं उसको में डाल के कैसे समझाता। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है तो ऑनलाइन आओ, तो वो ऑनलाइन क्लास में आया, उस समय मैं थोड़ा सा फ्री था, तो समझा के मैंने लिंक डाला। लेकिन मैं फिर से आपको बताता हूँ, क्योंकि जो अनुपात में आपको वितरित करना होगा, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम है, ये पूरी पार्टनरशिप में करना रहेगा। अभी की बात नहीं है, आगे भी करना रहेगा, और ये बार बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अभी तो शुरुआत है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका कुछ तरीका होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने लिंक डाला है लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूँ, तो आप जैसा बोले मैं दोबारा बता दूं, क्या वो लिंक से समझ जाएंगे? तो मैं बता देता हूँ, उसको समझना जरूरी है, बात सही है। क्योंकि ये, बोलो दिव्या, कुछ बोलना चाह रही हो? तो लिंक से समझ लेंगे। लिंक से समझ, अच्छा ठीक है। दिया है अच्छे से, आपने एक्सप्लेन किया। प्रियंका ने लिंक देखी कि नहीं देखी? प्रियंका ने पूछा ना अभी ये प्रश्न, आपको समझ में आया? बेटा मैं बता दूं, जैसा बोलो, मुझे अपने को पढ़ना है और समझना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने को कोई ऐसी हाय तौबा नहीं है, आराम से अपन चीजों को समझ सकते हैं। आपको लगे सर लिंक से समझ लेंगे, जो नहीं आएगा फिर पूछ लेंगे। अच्छा ठीक है, तो एक बार आप कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम दोबारा, ठीक है? ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है भाई, सभी को पहले तो गुड मॉर्निंग, और आप लोग सभी अच्छे से होंगे और ध्यान रख रहे होंगे अपना, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और कुछ बातें जो मुझे समझानी है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि सबसे पहले हम साझेदारी फर्म में भी ये बात होती है, और दूसरी जगह आपने 11वीं में भी पढ़ा है कि सबसे पहले हम लाभ व्यापारिक व्यावसायिक खाता बनाते हैं, जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, लाभ हानि खाता, और फिर लाभ हानि खाते से जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है, शुद्ध लाभ, या फिर जो नेट लॉस आता है, शुद्ध हानि, नेट लॉस, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर।
नेट प्रॉफिट आएगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो लाभ हानि विनियोजन या लाभ हानि वितरण खाता है, अगर हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो इस नेट प्रॉफिट को हम इधर लिखते हैं, और अगर ये नेट लॉस आ रहा है तो हम इधर लिखते हैं। तो इस तरह से हम जो है लाभ हानि वितरण खाते की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लिखना, तब हम आगे वितरण करते हैं। अब हमें इसको आगे समझना है। हम जब लाभ हानि खाता बनाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो व्यवसाय के या साझेदारी के जो भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस, ये कौन से एक्सपेंसेस? साझेदारों से संबंधित नहीं, व्यवसाय के एक्सपेंसेस, बिजनेस के जो खर्चे, वो हम लाभ हानि खाते में पहले ही लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ध्यान से समझिएगा, छोटा सा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, ये पॉइंट भी जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये डायरेक्टली आपके एमपी बोर्ड में क्वेश्चन इसमें के आने के बहुत कम चांसेस। मैं एकदम से मना नहीं करूंगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल, लेकिन चांसेस बहुत कम। लेकिन फिर भी ये आपके फाउंडेशन में है और आगे हायर क्लास में आएगा तो वो पॉइंट है, लेकिन ये और कोर्स में भी है आपके, तो आपको समझना चाहिए। मान लीजिए मैं आपसे क्या कहता हूं कि अगर हमारा जो नेट प्रॉफिट है, मैं आपसे कहता हूं नेट प्रॉफिट हमारा 90,000 आ रहा है, 90,000। इसका मतलब इसमें से मैंने किराया, इसमें से कुछ कोई लोन है, लोन का ब्याज, पार्टनर्स की सैलरी, इसको मैं अलग से बना देता हूँ। इसको मैं अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ, और इस बात को आप समझने का पूरा प्रयास करें। मान लीजिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरा जो व्यवसाय का नेट प्रॉफिट है वो 90,000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस 90,000 में मैंने रेंट जब यहाँ लिखा होगा, सपोज 12,000, और सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखते हैं? यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसमें से रेंट हमने माइनस कर दिया होगा, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हमने कोई ऋण लिया है उस पर कोई ब्याज है, वो हमने माइनस कर दिया होगा, घटा दिया होगा। सैलरी, जो हमारे स्टाफ है, हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे जो वर्कर स्टाफ, उनकी हमने सैलरी भी घटा दी होगी। ठीक है, तो हम कहने का मतलब है कि जो भी हमारे व्यवसाय के खर्चे हुए होंगे हमने उनको घटा दिया, उसके बाद में जाकर ये हमको नेट प्रॉफिट आया। तो ये मैं अगर नेट प्रॉफिट बोलूं 90,000, तो ये जो मेरा नेट प्रॉफिट 90,000 है, 90,000 है, ये रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी के बाद में। तो जो नेट प्रॉफिट आता है ये आता है आफ्टर ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस, बिजनेस के खर्चों के बाद में आता है। बिजनेस के जो खर्चे हैं वो घटाने के बाद जो आता है नेट प्रॉफिट, उसको। यहाँ तक सबको समझ में आ गई बात कि जो नेट प्रॉफिट होगा हमारा, वो हमारे बिजनेस के रेंट है, किराया है, पूंजी पर कोई ऋण है, उसका ब्याज है, वेतन है, वो सब घटाने के बाद जो आता है उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो किसी को, तो बिल्कुल पूछिए बस। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बिजनेस के खर्चे ऐसे होते हैं, कुछ बिजनेस के एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं, साझेदारी संलेख में लिखे होते हैं। वो कौन से खर्चे होते हैं? वो खर्चे ऐसे होते हैं जैसे कि एक अगर किसी पार्टनर ने व्यवसाय को ऋण दिया है, जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स
लोन टू द फर्म, किसी पार्टनर ने, साझेदार ने फर्म को लोन दिया है, उसका इंटरेस्ट, ये संभव है कि साझेदारी संलेख में डीड में लिखा हो। और एक और दूसरा खर्चा, किसी पार्टनर को अगर हमें रेंट देना है, किसी किराया देना है किसी पार्टनर, मतलब इसका क्या हुआ, किसी साझेदार ने अपनी कोई जगह साझेदारी को किराए पे दी है, उस पे हमें किराया देना है। मुख्य तौर एक और खर्चा है, उसके हम बाद में कभी बात करेंगे अगर जरूरत लगेगा तो, मुझे नहीं लगता वो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो मुख्य रूप से खर्चे ऐसे हैं जो व्यवसाय से संबंधित हैं, लेकिन ये लिखे किस में जा सकते हैं, डीड में लिखे हो सकते हैं। अब डीड में लिखे होने के कारण एक गलती हो सकती है हमसे, गलती ये हो सकती है कि डीड की हमें जरूरत पड़ती है, साझेदारी संलेख की जरूरत पड़ती है हमें जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। हमें बिजनेस का लाभ हानि निकालने के लिए साझेदारी संलेख की जरूरत नहीं है। साझेदारी संलेख की हमें आवश्यकता कब पड़ती है, जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। हमने 11th में भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता बनाया, तो 11th में तो हमें किसी क्वेश्चन में डीड नहीं देते थे कि ये पार्टनरशिप डीड है, हमें जरूरत ही नहीं थी भाई। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमें डीड क्यों चाहिए, हमें तो बिजनेस की जो सैलरी है, वेतन है, किराया वगैरह वो सब घटा के हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, हमें डीड की जरूरत नहीं पड़ती। हमें डीड की जरूरत कब पड़ती है, जब हम साझेदारी के लिए, जब भी हम साझेदारी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, लाभ हानि विनियोजन खाता बनाते हैं, तब हमें साझेदारी संलेख की डीड की जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से बिजनेस के अंदर, व्यवसाय में ऐसा हो सकता है कि जब हमारा अकाउंटेंट बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा था तो उसने डीड नहीं देखी, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में डीड की जरूरत ही नहीं होती है। जब वो ट्रेडिंग अकाउंट बना तो उसने डीड नहीं देखी। जब वो साझेदार हमारा अकाउंटेंट हमारा जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा था, लाभ हानि खाता बना रहा था, डीड उसने तब भी नहीं देखी। लेकिन जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने लगा तो उसने डीड उठाई, और जब उसने डीड उठाई तो डीड के अंदर उसको ये दो बातें मिली। ये दो बातें डीड में लिखा हुआ था कि भाई किसी साझेदार ने अगर व्यवसाय को ऋण दिया है उसमें ब्याज दो, डीड में लिखा हुआ। डीड में ये भी लिखा हुआ है कि एक साझेदार ने व्यवसाय को अपनी कोई जगह दी है किराए पे, उस पे उसको किराया दिया जाए, डीड में ये भी लिखा हुआ है। लेकिन ये दो खर्चे ऐसे हैं जो बिजनेस के खर्चे। अब वो बिजनेस के खर्चे क्यों, इस बात को समझ लीजिए। वो कैसे खर्चे हैं, इस पे जो तर्क दिया जाता है, आर्गुमेंट दिया जाता है, वो दिया जाता है कि अगर बिजनेस ने बैंक से लोन लिया होता या किसी और अन्य व्यक्ति से, किसी आउटसाइडर से, कोई और बाहरी व्यक्ति से लोन लिया होता तो बिजनेस को उस पे इंटरेस्ट देना पड़ता, बिजनेस को उस पे इंटरेस्ट देना पड़ता। तो अगर किसी साझेदार ने बिजनेस को ऋण दिया है तो उस पे इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और हम ये जानते हैं कि अगर साझेदारी संलेख में, पार्टनरशिप डीड में इसका उल्लेख नहीं है, मेंशन, ये बात नहीं लिखी हुई है, तो अधिनियम कहता है, साझेदारी अधिनियम कहता है कि 6% से ऋण पर आपको ब्याज देना है। इसका मतलब साझेदारों के ऋण पर हमें 6% से ब्याज देने की तो बाध्यता है, ये जरूरी है। ठीक है, या तो आप डीड में लिख दो, नहीं है तो 6% तो देना। तो इस पे आर्ग्यूमेंट ये है, इस पे तर्क ये है कि भाई जब हम किसी और से ऋण लेंगे तो उस पे ब्याज देना है, तो अगर साझेदार ने ऋण दिया तो उस पे ब्याज क्यों नहीं होना चाहिए, उस पे ब्याज देना चाहिए। इस वजह से साझेदार के ऋण पर जो ब्याज है उसको बिजनेस का खर्चा माना गया। इस बात पर करीब करीब सारे अकाउंटेंट्स इस बात से एग्री करते हैं, सहमत है कि भाई अगर साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो उस पर जो ब्याज है वो बिजनेस का खर्चा है। आप साझेदार को ऋण पे ब्याज देकर कोई उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे, उसको तो ब्याज, ऋण पर ब्याज मिलना ही चाहिए। ये बिल्कुल हर तरह से उसका हक है, तो उसको मिलना ही चाहिए, चाहे लाभ हो या नहीं हो,
आप बैंक से लोन लेते तो लाभ होता या नहीं होता, बैंक को आपको ब्याज देना पड़ता। आप किसी और से ऋण लेते तो लाभ होता या नहीं होता, उस पर आपको ब्याज देना पड़ता। तो अगर किसी साझेदार ने ऋण दिया है तो उस पर भी ब्याज निश्चित ही तौर पे दिया जाना चाहिए। ऐसा एक बात ये। दूसरी बात ये भी है कि अगर किसी साझेदार ने फर्म को किराए से कोई जगह दी, अगर आपने किराए से किसी और से जगह ली होती तो उस पर आप किराया देते, आप रेंट देते उसको। तो अगर साझेदार से आपने किराए से कोई जगह ली है तो साझेदार को रेंट क्यों नहीं मिलना चाहिए, उसको भी मिलना चाहिए। तो आप जब किसी दूसरे को रेंट आप देते हैं तो आप ये थोड़ी देखते कि लाभ है कि हानि है, आपको तो किराया देना पड़ता। किराए पे तो कोई छूट होती नहीं है, चाहे बिजनेस को लाभ हो रहा हो या हानि हो रही हो, लाभ ज्यादा हो रहा हो या लाभ कम हो रहा होगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी ढंग से अगर किसी साझेदार ने फर्म को कोई जगह किराए पे दी है तो उस पे जो उसका किराया बनता है वो जैसे किसी बाहरी व्यक्ति को दिया जाता, उसी ढंग से साझेदार को भी दिया जाना चाहिए। इस बात पर भी एक मोटे तौर पर सभी के बीच में, अकाउंटेंट्स के बीच में एग्रीमेंट है। सब अकाउंटेंट्स इस बात से भी सहमत हैं कि साझेदारों को भी उनकी जगह के ऊपर किराया उसी तरह से मिलना चाहिए जैसे किसी दूसरे को मिलता। इस वजह से रेंट टू द पार्टनर को भी हम बिजनेस का, व्यवसाय का खर्चा माने। तो यहाँ पर मैंने आपको दो चीजें बताई। जो दिया तो साझेदार को जा रहा है, लेकिन वो साझेदार को दिया जा रहा है, लेकिन वो लाभ का वितरण का हिस्सा नहीं माना जाएगा। वो ये नहीं माना जाएगा कि लाभ का हिस्सा हम दे रहे हैं, वो ये माना जाएगा कि वो एक व्यवसाय का खर्च है, एक एक्सपेंस है, और वो व्यवसाय को लाभ हो या हानि हो उस हर हाल में करना है। तो ये दो जो खर्चे हैं जो मैंने आपको भी बताए, इन खर्चों को, ये जो है हमारा पार्टनरशिप पे लोन पर इंटरेस्ट और रेंट टू द पार्टनर, इनको हर हाल में बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है, हर हाल में बिजनेस का एक्सपेंस। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम लाभ हानि वितरण खाता बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो इसके अंदर तो लाभ को बांटते हैं, लेकिन जो अकाउंटेंट्स जिस बात पर सहमत है वो ये कि साझेदार को किराया या साझेदार के ऋण पर ब्याज ये लाभ का वितरण नहीं है, ये तो साझेदारों का हक है और ये उसी ढंग से उनको मिलना चाहिए जैसे किसी दूसरे को मिलता। इस वजह से अकाउंटेंट्स का ये कहना है कि जब आप उनको साझेदारों को ये दे रहे हैं तो जैसे आप दूसरे कोई रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, तो अगर आप पार्टनर को रेंट दे रहे हैं तो वो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखना चाहिए। अगर आप किसी पार्टनर को पूंजी, उसके ऋण पर ब्याज दे रहे हैं, तो वो ब्याज रेंट टू द पार्टनर भी आपको इंटरेस्ट टू द लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर के लोन पर जो ब्याज है वो भी आपको लाभ हानि खाते में ही लिखना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम एक्सपेंसेस लिखते हैं तो एक्सपेंसेस के साथ हमें पार्टनर का रेंट भी लिखना चाहिए। ऐसा अकाउंटेंट्स की मान्यता है। पार्टनर्स का रेंट और उनके इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर के लोन पर जो ब्याज है वो हमें उसी ढंग से लिखना चाहिए जैसा कि हम किसी दूसरे लोन का ब्याज लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैं इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा हूं, वैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी दिया जाएगा। जैसे मैं किसी दूसरे को किराया दे रहा हूं, उसी ढंग से साझेदार को भी किराया दिया जाएगा। और ये सब दोनों बातें जो साझेदारों से जुड़ी हुई, ये दोनों चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आनी चाहिए, ये लाभ हानि खाते में इसको लिखा जाना चाहिए। तो इस बात पर एक जनरल सभी के बीच में सहमति है। तो ये दो खर्चे ऐसे हैं जो लाभ हानि खाते में लिखे जाने चाहिए। यहाँ पर किसी का, यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, किसी के मन में कोई संशय, कोई प्रश्न हो
कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए मुझसे। ठीक है। सर मतलब ये दो खर्चे ये लाभ हानि वितरण खाते में नहीं लिखे जाएंगे? नहीं लिखे जाएंगे, ये पहले लिख दिए जाने चाहिए। ओके सर। अब सवाल उठता है कि मान लो हमने लाभ हानि खाता बना लिया, हमने लाभ हानि खाता बना लिया और हमने बिजनेस का प्रॉफिट निकाल लिया, पर हम गलती से हमने पार्टनर का इंटरेस्ट और पार्टनर के लोन पर ब्याज ये हम लाभ हानि खाते में लिखना भूल गए, हम लिखना भूल गए। और अब हमें लाभ हानि वितरण खाता बनाना है, और अब हमें लाभ हानि वितरण खाता बनाना है, और हमने बिना पूंजी पर पार्टनर के ऋण पर ब्याज और उसको जो इंटरेस्ट है ये नहीं लिखा, और हमने यहाँ पर गलती से नेट प्रॉफिट निकाल दिया। हमारे अकाउंटेंट ने लाभ हानि बनाते समय तक साझेदारी संलेख को नहीं देखा था और उसने नेट प्रॉफिट निकाल के दे दिया। अब आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये लाभ है बिजनेस का 90,000, और इसके अभी हमने साझेदारों को उनके ऋण पर ब्याज नहीं दिया, या हमने किसी साझेदार को उसके भवन का किराया नहीं दिया, और अब आपसे बोला जाए कि अब आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। तो इस केस के अंदर ऐसी स्थिति में हमारे पास दो विकल्प है, हमारे पास दो विकल्प है। एक विकल्प यह है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब बनाएं दोबारा, इसके अंदर जो हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो हम लिखें, और रेंट इंटरेस्ट टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर के लोन का ब्याज हम यहां लिखें, और जो हमें साझेदार को रेंट देना है, रेंट टू पार्टनर, पार्टनर को जो रेंट देना है वो हम लिखें। वो नहीं घटाए तो अब घटा देते हैं, और फिर हम नया नेट प्रॉफिट निकालें, और ये जो नया नेट प्रॉफिट आए इसको हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखें बाय नेट प्रॉफिट। अब जो मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं पार्टनर का पूंजी पर ब्याज 6,000 है, रेंट जो है उसका 12,000, तो हमारा नेट प्रॉफिट बदल गया। हमारा नेट प्रॉफिट जो पहले 90,000 आ रहा था अब वो 18,000 से कम हो जाएगा, तो वो हो गया 72। तो मैं नेट प्रॉफिट 72,000 P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखूं, और अब मैं इस 72,000 का वितरण वैसे ही करूंगा जैसा कि मुझे करना है। कैसा करना है? इसमें मैं पूंजी पर ब्याज दूंगा, इसमें मैं वेतन दूंगा, इसमें मैं पार्टनर को कमीशन दूंगा, इसके ऊपर मैं आहरण का ब्याज ऐड करूंगा और बनाऊंगा। एक तरीका ये, मतलब मुझे इस जो क्वेश्चन के अंदर लाभ या हानि दी हुई है उसमें मुझे दो चीजों का समायोजन करना है, साझेदारों के ऋण का ब्याज और साझेदारों का वेतन, साझेदारों का किराया। वो करने के बाद उसको करने के लिए मैं P&L अकाउंट बनाता हूं दोबारा। सर ये प्रश्न में दिया रहेगा, प्रश्न में ये दिया रहेगा कि आपको पूंजी पर ब्याज लगाना है, प्रश्न में ये दिया रहेगा कि आपको साझेदार को किराया देना, लेकिन प्रश्न में ये नहीं दिया रहेगा कि आपको P&L अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना, वो आपकी इच्छा है। उसका एक और मैंने आपको कहा सर अमाउंट भी दिया रहेगा ना? हाँ अमाउंट दिया रहेगा, बिल्कुल अमाउंट दिया रहेगा। हाँ हाँ सर अगर ये दोनों चीजें छूट गई हो, नेट प्रॉफिट दिया हो, तो हम अलग से P&L अकाउंट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ये सर क्वेश्चन में कर लेंगे ना फिर? बिल्कुल क्वेश्चन मैंने कहा इसके दो विकल्प है। एक तो हम अलग से फिर P&L अकाउंट बनाएं, लाभ हानि खाता, उसके अंदर जो चीजें घटानी थी नहीं घटाई वो अब घटाएं, घटाने के बाद हम नया लाभ निकालें, और नया लाभ निकालने के बाद हम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे हम वैसा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे जैसा सामान्य रूप में हम अभी तक अब बनाते हैं। अब हम जो भी इसको क्वेश्चन में ऐसे समझेंगे ना, अगर ये चीजें दी भी गई हो तो नेट प्रॉफिट भी दिया गया हो तो समझ जाएंगे हाँ हाँ कि अकाउंट बनना है। हाँ वो मैं सर सेकंड वो बताओ, सेकंड दूसरे विकल्प पे भी आता हूँ, सेकंड ऑप्शन पे भी आता हूँ।
अब यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, इसके ऊपर पार्टनर्स को आप सैलरी दोगे, इसके ऊपर अगर पार्टनर को कमीशन देना है तो कमीशन दोगे आप, और इस पे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाओगे। ये सब ऐड करके, ये सब घटाने के बाद जो आपका प्रॉफिट आएगा वो आप पार्टनर्स को बांट दोगे। एक तरीका ये, एक विकल्प ये। दूसरा विकल्प ये है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाए, पीएनएल अकाउंट नहीं बनाए। पीएनएल अकाउंट नहीं बनाए, और यहां पे मैं वो नेट प्रॉफिट लिखूं जो लिखा हुआ है, दिया है क्वेश्चन में 90, और यहीं पे मैं इंटरेस्ट ऑन लोन 6000 और रेंट 12000 घटा दूं अंदर के कॉलम में, और बाहर जाके मैं इसको आउटर कॉलम में 72 लिख दूं, और फिर मैं अपना अकाउंट बाकी बना लूं। ये भी कर सकते जी सर, इजी है। हम, ये भी कर सकते। इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट हम यहीं घटा दें और उसको बाहर लिख दें। ये तरीका सही है सर। जो कन्वीनियंट हो, ऐसे अलग से अकाउंट जो बनाना पड़ेगा। एनसीईआरटी दोनों तरीकों को, दोनों विकल्पों को मंजूर करती है। यस सर। सर ये अच्छा है। ठीक है, ऐसा होता है। अब इसमें बस एक चीज ये हो सकती है कि अगर मान लीजिए हमें हानि हो रही है, तो हानि के केस के अंदर ये दोनों हानि में जुड़ेंगे, ऐड होगा। तो अगर हम ऐसा विकल्प कर रहे हैं, ये वाला विकल्प, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नेट लॉस आएगा, सपोज 90,000 का नेट लॉस है, तो ये नेट लॉस 90,000 हम यहाँ लिखेंगे, और ये हमारा 90 प्लस 18, ये हो गया 1,08,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय नेट लॉस। अब नेट लॉस बदल गया, कितना हो गया 1,08,000, और फिर ये 1,08,000 में यहाँ लिखता हूँ नेट लॉस। तो ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। अगर नेट लॉस है तो लॉस में तो ये दोनों जुड़ेगा ना, लॉस और बढ़ जाएगा। तो पहले 90,000 लॉस था, ये इन दोनों का समायोजन करने के बाद में, एडजस्टमेंट करने के बाद तो लॉस और बढ़ जाएगा। तो जो बढ़ा हुआ लॉस है हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर हम ये वाला विकल्प ले रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एक करना ये पड़ेगा कि आप नेट लॉस को इधर लिखो, और इसके अंदर उसको ऐड करो। ऐसा भी आप कर सकते हो सर। मतलब लॉस की स्थिति में, लॉस की स्थिति में तो लॉस में तो जोड़ना पड़ेगा ना, लॉस की स्थिति में तो ऐड करेंगे। यस सर। तो जैसे जैसे लॉस होगा तो इसको, नेट लॉस को डेबिट साइड कर देंगे। जी सर, लॉस में ऐड करेंगे तो और पूरा निकल आएगा। लॉस बढ़ जाएगा। सर लॉस होने पर इसको बांटने के लिए किस साइड बांटेंगे सर, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड पार्टनर को? अब जैसे कोई भी अकाउंट होता है, लॉस यहाँ आएगा, बांटना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना पार्टनर का नाम। पार्टनर्स कैपिटल तो अपने को क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा ना, लॉस की स्थिति में। लॉस की स्थिति तो यहाँ बांटेंगे लॉस को। यस सर। और लॉस की स्थिति में यहाँ पे लिखने का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट साइड लिखने का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट साइड लिखने का मतलब ये हुआ कि ये जो हम क्रेडिट साइड लिख रहे हैं, तो क्रेडिट साइड लिखने का मतलब ये हुआ कि हमने साझेदारों को डेबिट किया है, और लाभ हानि विनियोजन खाते को क्रेडिट किया है। तो पूंजी खाते में हानि साझेदारों के डेबिट साइड आती है कि क्रेडिट साइड आती है? डेबिट साइड आती है ना पूंजी खाते में, तो यहाँ हमने डेबिट किया। आप इस ढंग से भी समझ सकते हो। हमें लाभ हानि के होने पर साझेदारों को डेबिट करना है,
तो जब साझेदारों को हम डेबिट करेंगे तो लाभ हानि विनियोजन खाता अपने आप क्रेडिट हो जाएगा। दोनों अकाउंट तो डेबिट नहीं हो सकते ना, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। अगर यहाँ पर क्रेडिट करेंगे तो उसकी एंट्री होगी तो ये डेबिट हो जाएगा। ये जो मैंने लिखा है इधर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने इधर एंट्री की है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूँ और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मैं डेबिट कर रहा हूँ। अच्छा, तभी तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्रेडिट साइड लिखने का मतलब क्या हुआ? पीएनएल अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर रहा हूँ। और हम जानते हैं कि पूंजी खाते के डेबिट में हम लिखते हैं, पूंजी खाते के डेबिट में लिखते हैं। इज दैट ओके? सर अभी क्या Yes, समझ sir. नहीं आया। सर अच्छा, ये वाला पॉइंट जो इसने पूछा था मैंने आंसर दिया, इसको अभी छोड़ दीजिए। जो मैं कल आपको टॉपिक बताने वाला हूँ 11th का, उसके बाद की आपको चीजें समझ में ज्यादा अच्छे से आएगी कि हम किसी खाते को डेबिट क्रेडिट जो करते हैं इसका मतलब क्या होता है। हाँ बोलिए। सर इसमें सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड लिखेंगे? वो तो हम सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डेबिट में ही लिखे। सर हम Yes, मेरे sir. को ये समझ नहीं आया कि जो आप पहले इसके पहले जो नेट लॉस था, इसके पहले नेट प्रॉफिट था, तो इसको क्रेडिट साइड लिखे थे, फिर नेट प्रॉफिट का क्रेडिट साइड किस में लिखा था? मतलब पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा था कि अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखा था? एप्रोप्रिएशन है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट में क्यों लिखा ये पूछना चाह रहा हूँ। ये जो मैंने सर्कल किया ये क्यों किया ऐसा? हाँ सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको होल्ड पर रखिए एक दिन। और बोलिए। Yes, sir. अभी आप बस इतना ध्यान रखिए कि अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में प्रॉफिट आएगा और लॉस डेबिट में आएगा। अब क्यों आएगा इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा विस्तार से, इस क्यों आएगा इसको मुझे थोड़ा सा विस्तार से समझाना है। सर जैसे कि आप जब नेट प्रॉफिट होगा तो उसको एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड लिखेंगे और नेट लॉस होगा तो उसको डेबिट साइड लिखेंगे। बिल्कुल। तो जब मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं और अगर प्रश्न के अंदर नेट प्रॉफिट दिया है तो नेट प्रॉफिट को मैं क्रेडिट में लिखूंगा और नेट लॉस को मैं डेबिट में लिखूंगा। अब तो सर आपका फिर क्वेश्चन है क्यों, तो क्यों सर के लिए एक दो दिन रुकना पड़ेगा। हाँ बोलो। ऐसा वो भी है, लेकिन ये भी है कि जैसे कि बाय नेट प्रॉफिट होगा तो बाय रेंट और बाय पार्टनर्स रेंट, फिर बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन, तो इसको प्रॉफिट होगा तो इधर लॉस कर देंगे। बाकी अगर 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 ये दोनों प्रश्न में दिए हैं पार्टनर यस का, तो मुझे इसमें से घटाना है। यस सर। तो मुझे घटाने के लिए मैं इसके अंदर से उसको माइनस कर दूंगा, इधर ही माइनस। यस सर, यही समझ में आ रहा था। देखो अभी लॉस की स्थिति में जोड़ देंगे। जो लॉस की स्थिति में भाई, अगर मान यस लो, सर। मेरा कहने का मतलब ये, अब देखो इस चीज को फिर से समझा रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर मेरा नेट प्रॉफिट 90,000 रुपये आया और मैं इधर लिखता हूं नेट प्रॉफिट 90,000। लेकिन अब मुझे बताया गया कि लोन का इंटरेस्ट 6,000 रुपये और रेंट जो पार्टनर को देना है वो 12,000 रुपये, ये दोनों में एंट्री करने से रह गई, नहीं की। अब मेरे पास दो विकल्प है। मैं अगर इन दोनों को इधर मैं एक ही साथ लिख देता हूँ, समझा, अलग अलग लिखेंगे आप। 6,000 और ये 12,000 आप इधर माइनस करिए, 90,000 में, और आप 72,000 बाहर लिख दीजिए। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि भाई एक काम करते हैं, ये अगर मैं इनको यहाँ पे लिखता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रेंट यहाँ लिखता 12,000 और ये लोन का इंटरेस्ट लिखता 6,000, तो मेरा लाभ जो अभी 90,000 आ रहा है, ये जो मेरा लाभ अभी जो 90,000 आ रहा है, ये 90 नहीं आता, 72,000
तो ये 72,000 को मैं अपने आप सीधे यहाँ लिख देता, लेकिन मैंने ये दोनों नहीं लिखे हैं, रह गए लिखने से। तो क्या करूं मैं, जब लिखने से रह गए तो मेरा लाभ जो 72 एक्चुअल में वास्तविक रूप से 72,000 होना चाहिए था, वो 72,000 न होके 90,000 आ रहा। तो मुझे 90,000 को 72 पे लाना है। सही लाभ तो 72,000 है, 90,000 नहीं है। तो मुझे 90 को 72 पे लाना है। तो इसको लाने के दो विकल्प हैं, या तो मैं लाभ हानि खाते में ही, लाभ हानि वितरण खाते में ही 90,000 में से ये दोनों माइनस करके 72,000 मान लूं, या मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं दोबारा। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूं नेट प्रॉफिट 90,000 टू रेंट 12,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000, और मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालूं 72,000, और फिर उसको मैं यहाँ पे लिख दूं। तो अगर मैं इसको बना के लिखता हूं तो मुझे यहाँ घटाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ला सकता हूँ। तो ये दो विकल्प है। सीधी सी बात यह है कि अगर मैंने ऋण पर ब्याज और किराया साझेदार का ये लाभ हानि खाते में लिखा होता तो मेरा लाभ 90,000 नहीं होता, 72,000। अब मुझे उसको 90 को 72 करना है। कैसे करता हूँ, इसके लिए मेरे पास दो विकल्प, या तो मैं लाभ हानि खाते में बना के दोबारा उसको माइनस करूं, और या फिर विनियोजन खाते में मैं अलग से घटा के बाहर लूं। तो ये दो विकल्प। सर फिर जैसे आप पहले विकल्प बताएं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, अगर लॉस होता तो इसको डेबिट साइड करके निकालते। नेचुरली लॉस होता तो लॉस तो क्रेडिट में नहीं आता है, लॉस तो डेबिट में आता है। लॉस तो हमारा डेबिट में आता है, लॉस तो यहाँ आएगा। यस सर। यस सर। तो फिर इसके बाद ये जो लॉस स्टूडेंट बढ़ जाएगा, हमारा लॉस बढ़ जाएगा, तो अब लॉस इधर आएगा 90,000। जो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,08,000। तो ये 1,08,000 यहाँ आएगा टू P&L अकाउंट। तो ये 72,000 जो मैं क्रेडिट में लिख रहा हूँ एप्रोप्रिएशन के, वो लॉस होने की स्थिति में 1,08,000 P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। और कोई? सर क्वेश्चन 3 में दिया है कि लाभ 90,000 हुआ है, और आप जो सॉल्यूशन दिए हैं उसमें सर आप मैंने 1,05,000 लिखे हैं। मिस्टेक हो गई थी वो। रेक्टिफाई करवाया थे सर ने, सर ने रेक्टिफाई ग्रुप में करवाया। डाला था कि उस क्वेश्चन के अंदर जो है वो एक अशुद्धि है, उसको आप 90,000 को 1,05,000। यस सर। ठीक है, वो ओके गलती सर। एक्चुअली जब मैं सॉल्यूशन बना रहा था तो मेरे को लग गया था, लेकिन मैं क्वेश्चन में उसको ठीक नहीं कर पाया, वो गलती से छूट गया, तो वो मैंने बाद में किया। ठीक है, सर ओके सर। हाँ जी, हाँ जी। सर लॉस वाला समझ में नहीं है सर, जब लॉस होगा तो क्या होगा? लॉस होगा तो समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखिए, होल्ड पे रखिए, इसको भी हम समझेंगे। वो मुझे आपको एंट्रीज, वो जो 11th वाला कंसेप्ट है एंट्रीज का, ट्रांसफर का, जिसको मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, जब मैं उसको समझाऊंगा उसके बाद ये आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसको समझ के करेंगे चीजों को, है ना, ऐसे कोई हमारे को बहुत हाइतोबा नहीं है। ठीक है, समझ के मैं आपको समझा, क्योंकि वो क्या होगा कि मुझे वो पूरा सीक्वेंस से आपको समझाना पड़ेगा, तब आप उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि ऐसा जो हो रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं आपको जल्दी में समझाऊंगा तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, तो आप मुझसे पूछोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसलिए हम उसको समझ के करें। ठीक है, लेकिन अभी के लिए थोड़ी देर के लिए आप ऐसा मान लीजिए कि अगर हमें लॉस हो रहा है तो लॉस अब डेबिट साइड में लिखेंगे, और प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट साइड। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब मैं, ये एक बात हुई कि हमारे पास दो विकल्प है जिसके अंदर हमें, अब एक चीज और मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझानी है। ठीक है, वो भी आप समझें। देखिए मैंने आपसे कहा हुआ है और आप ये सब जानते हैं अभी तक
कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज साझेदारों को देना है, एक। दूसरा, साझेदारों को हमें सैलरी देनी है, सैलरी टू पार्टनर, 2, 1, 2। तीसरा, कमीशन देना है पार्टनर। ये सारी चीजें तभी दी जाएंगी, ये तीनों, जब साझेदारी संलेख के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर ऐसा लिखा होगा कि ये देना है, तभी दी जाएगी। इस बात पर किसी को कोई संशय हो तो बात करेंगे। ये तभी देंगे जब डीड में लिखा है, जब डीड में नहीं लिखा है तो हम ये नहीं नहीं देंगे। देंगे। ये सबको क्लियर है? सर इसको नोट लिख कर रहा हूँ थोड़ा सा, है ना? जब डीड में लिखा होता है तभी देंगे। ओनली व्हेन रिटन इन डीड, जब साझेदारों ने अपने समझौते में ये लिख के रखा हुआ है तभी हम इसको दें। ये बात सबको स्पष्ट है, सबको क्लियर है? यस सर। अब मान लीजिए, अब देखिए, कोई मुझे ये बता सकता है कि अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए, देखिए मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं अभी आप लोगों को सबसे देखता हूँ कौन कौन क्या क्या दिमाग लगाता है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 पार्टनर है ए और बी। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 हो रहा है और 18,000 हो रहा है बी का। दोनों को वेतन भी देना है। डीड में लिखा हुआ है कि भाई ए को भी वेतन मिलेगा, बी को भी मिलेगा। ए को 10,000 का मिलेगा और बी को जो है 8,000 का। डीड में ये भी लिखा हुआ है कि बी को कमीशन भी दिया जाएगा, 6,000 रुपए। इसका मतलब 30,000 रुपए तो आपको पूंजी पर ब्याज देने के लिए चाहिए, 18,000 रुपए तो आपको वेतन देने के लिए चाहिए और 6,000 रुपए चाहिए आपको कमीशन देने के लिए। तो इसका मतलब टोटल आपका लाभ 54,000 होगा, तब आप जाके ये तीनों चीजें दे पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए फर्म का प्रॉफिट 30,000 हो गया तो क्या करोगे? फर्म के पास प्रॉफिट ही 30,000 है और 54,000 बांटना है, साझेदारों ने लिख के रखा है समझौते में, क्या करोगे? मैं पूछना चाहूंगा आप कुछ लोगों से, ठीक है? कुछ लोग कोई बात ही नहीं करते क्लास के अंदर, चुपचाप बैठे रहते हैं। हाँ, वैभव कोडे, आप बताओ। हानि हो जाएगी। नहीं, मैंने सर सैलरी को ऐड मैंने कर देंगे। मैंने किससे पूछा ये चीज, वो बता। सर थोड़ा कम। थोड़ा वैभव कोडे बताए। हाँ, वैभव सो गया क्लास में, जाग रहा है? नो सर, है सर हम। हाँ बताओ, तुम ऑन करो अपना कैमरा, ऑन करो कैमरा ऑन। एक सेकंड। हाँ अच्छा, अक्षरा ने हाथ उठाया है और भी लोगों ने हाथ उठाया। एक सेकंड में इसको ठीक करता हूँ। तो आप मुझे ये बताओगे, हाँ वैभव बताओ, तुम बहुत दिनों से चुपचाप बैठे हो सब बंद बंद करके। हाँ, तुम्हारे हिसाब से ये ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? अगर हमको 54,000 रुपए बांटने को चाहिए लेकिन हमको लाभ जो है वो सिर्फ 30,000 का, तो हम क्या करें? सर शायद इंटरेस्ट नहीं देंगे कैपिटल पे। मतलब आप सिक्का उछालोगे? सिक्का, पर्ची, कैसे? मतलब आप कह रहे हो इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो मतलब आपने कैसे कहा इंटरेस्ट कम इम्पोर्टेंट है? हाँ, अब जैसे कहता है विजयपाल, कहता है कि मैं कम इम्पोर्टेंट क्योंकि मैंने लाल टी शर्ट पहनी और तुमने हरी ब्लू पहनी, इसलिए। ये कैसे डिसाइड होगा? ये कौन तय करेगा कि क्या चीज महत्वपूर्ण है, क्या चीज महत्वपूर्ण नहीं है? ब्याज ज्यादा जरूरी है कि वेतन ज्यादा जरूरी है? ठीक है, कमीशन ज्यादा। शिव भी कहता है कि मेरा कमीशन सबसे छोटा है, तो भैया 30,000 में मेरे को तो निकाल कर फ्री करो, मेरे को दे दो 6,000 रुपए, मैं जाऊं। तो बी कहता है अच्छा तुम ही सबसे ज्यादा समझदार हो, मेरा पूंजी का ब्याज। सर ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो क्या करेंगे? हाँ, और किस और क्या कोई जवाब देना? सर हम बताएं? अच्छा, एक सेकंड, कौन? हाँ बोले, एक एक करके। हाँ, कौन बोलना सर चाह? ये सर हाँ अच्छा, एक सेकंड। हाँ, अक्षरा बोलो, तुम अक्षरा बोलो, शिवानी बोलो, सारे एक एक से पूछता हूँ। अक्षरा तुम बोलो, क्या कहती हो? सर इसको वहाँ पर नेट प्रॉफिट में क्रेडिट करेंगे, बस अगले वर्ष में, जिससे वो डेबिट हो जाएगा, जिससे वो हानि। मैं समझा नहीं, फिर से बोलो, क्या कह रही हो?
सर अगले वर्ष में इसको डेबिट में लिखेंगे। मतलब तुम्हारा कहना है जो इस साल दे सके वो दे दो, जो बच जाए वो अगले साल दे सर दो। बाई लॉस कर फिर अगले वर्ष में डेबिट में पहुंच जाएगा ना कर्ज। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे समझने का, पूरा नहीं समझ में आया, लेकिन चलो फिर भी तुम्हारा एक पक्ष ये है कि हम उसको लॉस करके भी दे दें। ठीक है शिवानी, तुम क्या कह रही हो? सर सैलरी और कमीशन को उसमें ऐड कर देंगे। ऐड कैसे? ये 30,000 इसको नेट लॉस में ऐड कर। सर नेट आप तो मुझे बताओ, सर तुम्हारे पास नेट 30,000 सर नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे सैलरी और कमीशन। नहीं, नेट प्रॉफिट में कैसे ऐड कर दोगे? क्या सोच के ऐड कर दोगे? सर नेट लॉस नहीं नहीं, नेट प्रॉफिट में कैसे ऐड कर दोगे? प्रॉफिट आप नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट लॉस नहीं हुआ है। नेट प्रॉफिट हुआ है तो आप यस सर। 30,000 का आप साझेदारों से सैलरी कमीशन ले रहे हो क्या? आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आहरण का ब्याज आप ऐड करते हो, तो वो जब लेते हो तो ऐड करते हो, तो आप सैलरी ले रहे हो क्या पार्टनर से? दे रहे सर। दे रहे हो ना, तो आप ऐड कैसे दे करोगे? रहे। तो आप ऐड कैसे करोगे? ऐड कैसे करोगे? सर ये देखेंगे दिव्या सूर्यवंशी, बताओ तुम क्या कहना? सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे नेट प्रॉफिट में। भाई नेट प्रॉफिट 30,000 है मैडम, वही तो दिक्कत है। तो और कम नहीं हो जाएगा? हमको सब्ट्रैक्ट सर करने के लिए तो डीड में माइनस में ला देखेंगे कि देंगे आगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंटेज से देना है। नहीं, ये परसेंटेज से निकाल के दिया है भाई साहब मैंने। परसेंटेज से निकल के दिया हुआ है। ये मैंने जो 12,000 18,000 निकाला है ना, ये मैंने परसेंटेज से आपका काम करके रखा है भाई। अपन इसका रेशियो निकाल ले तो। अच्छा अनुज क्या कह रहे हो? अनुज कुछ कह रहा है, हाँ क्या कह रहे हो? सर रेशियो निकाल ले अपन, उस हिसाब से अपन प्रॉफिट बांटते हैं इसका 30,000। तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, तीनों को एक ही नाम से लिख के उसको दे दे तो। अच्छा ठीक है, अनुज का एक तर्क है, उस पॉइंट पे भी मैं आता हूँ। और बोलिए, और क्या क्या विकल्प है हमारे पास? विजय पाल, तुम कुछ कहना चाह रहे थे, बोलना चाह रहे थे? हाँ नो सर। अच्छा, और क्या? सर जैसे दूसरी साल में प्रॉफिट होता है तो उसको भी अच्छा इस बांट साल मैं क्या सकते हैं करूं मैडम? अच्छा इस साल कैसे डिसाइड करूं? सिक्का उछालूं कि इंटरेस्ट, हेड एंड टेल, पर्ची निकालते हैं ना, पर्ची बना लेते हैं। एक पे लिखते हैं पूंजी का ब्याज, एक पे लिखते हैं वेतन। सर इस वर्ष जितना लॉस हुआ है उस वर्ष डेबिट में आ जाएगा ना वो तो। मतलब कैसे? सर इस वर्ष जितना लॉस हुआ है, मुझे 24,000 का लॉस हुआ ही नहीं, 30,000 का प्रॉफिट हुआ बस है। 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। सर इतनी बाकी है ना उन लोगों को देने के लिए 24,000। तो क्या वो क्या कहते हैं उसका मतलब? सर आप पहले 30,000। नहीं, एक सेकंड प्रियंका, जो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैंने ये बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे मैंने लिखा बाय प्रॉफिट 30,000 और मुझे यहाँ पे देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की और बी की 12,000 और 18,000, तो ये 30,000 रुपए तो इसी में पूरे हो गए। लेकिन वो कह रहे हैं भाई हमारी सैलरी, हमको सैलरी भी तो दो। कितनी कितनी देनी है? 10,000 और 18,000, 10,000 और 8,000। बी कह रहा है मेरा कमीशन, मुझे कमीशन भी तो दो, मैंने काम कोई कम थोड़ी किया, मेरे को कमीशन भी दो। तो अब हमारे पास तो इतना लाभ ही नहीं है, अब क्या करूं? सर बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा 24,000। नहीं, ये तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही है। तो तुम्हारा कहना है यहाँ पे मैं क्या लिखूं? बाय P&L अप्रोप्रिएशन, बाय डिविजुअल लॉस। अब तो लॉस हो गया मैडम, लॉस, प्रॉफिट कहाँ बचा? तो सर फिर अगले वर्ष में वो वहाँ पर। तो तुम्हारा ये कहना है, सीधी सी बात है, तुम ये कहना चाह रही हो कि जितना हम इस बार कम दे पा रहे हैं उतना अगले वर्ष दे देंगे, ऐसा? तो मैडम अगले वर्ष फिर से 54,000 चाहिए और फिर पिछले साल का बचा 24,000, तो अगले वर्ष का लाभ सर ये भी हो सकता है लॉस हो जाए। नहीं होगा। अगले वर्ष का लाभ जब तक 78,000 नहीं होगा नहीं दे सकेंगे। और अगले वर्ष भी 30,000 हुआ लाभ, फिर क्या करोगे? फिर अगले साल क्या पता सर, अगर प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस ही हो गया तो हाँ, अगले वर्ष लॉस ही हो गया, हानि में चलेगी फर्म, तुम क्या करोगे? तो क्या क्या रास्ते हैं हमारे? दिक्कत तो है। आप ही बता दीजिए। इसका एक विकल्प है, जैसे कि आप, जैसे मान लीजिए मैं आपसे दो तरीके,
है ना। जैसे मान लीजिए मेरा जन्मदिन आया, मैंने कहा थोड़ा सा, मेरा जन्मदिन जनवरी में आता है, ठंड का टाइम, मैं गरम गरम खिचड़ी बनवाई, मैंने कहा चलो आज कुछ खिचड़ी वगैरह बांटने दी जाए। तो मैंने कहा ठीक है यार, कितने लोग होंगे, 50 लोग आएंगे, 50 लोगों को एक दोने में 2-2 चम्मच डाल के मैं सबको खिचड़ी बांट दूंगा। तो मैंने 100 चम्मच खिचड़ी बनाई और 50 लोगों के अंदाजे से मैं चला गया एक मंदिर में, बाहर खड़े होके कहीं पे जगह पे जहां पे मैं खिचड़ी बांट सकता था। मैं वहां खड़ा हो गया, खिचड़ी बांटने लगा। थोड़ी देर में शुरू में तो 2-4-5 ही लोग थे, तो मैंने आराम से उनको 2-2 चम्मच दे दी। थोड़ी देर में लाइन बड़ी लंबी लग गई। अब मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मेरे पास 2 विकल्प है। एक विकल्प ये है कि जो पहले वो ले ले 50, जब 50 पूरे हो जाए तो मैं हाथ जोड़ लूं, माफी, दोबारा आऊंगा और जो रह जाए चले जाए। दूसरे कहेंगे देखिए साहब हम इतनी देर से खड़े, तो एक चम्मच थोड़ी थोड़ी सबको दे देंगे। हाँ, दूसरा थोड़ी विकल्प थोड़ी। ये है, दूसरा विकल्प ये है कि मैं 2 चम्मच के बजाय उसको 1 चम्मच कर दूं, तो कम से कम मैं ज्यादा को दे सकता हूँ। तो जो अनुज ने अभी एक विकल्प दिया था, एक विकल्प तो वो है कि भाई ऐसा करो, इन सबका अनुपात निकाल लो। कैसे निकाल लो अनुपात? भाई इन सबका अनुपात ये निकाल लो कि ये 30,000, अब मैं इसका रेशियो निकालूं सबका, 30, 18, Yes. ये 6, 18 और 5, तो ये रेशियो हो गया 1:3:5, 5 अनुपात है, 3 6, अनुपात 1। 18 और 5। तो मतलब जो पूरा लाभ है 30,000 का, एक सेकंड मुझे जगह चाहिए, कहाँ लाऊं, जगह ही नहीं है मेरे पास इसकी। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मुझे ये डाटा भी चाहिए वो भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रेशियो थोड़ा नजदीक कर लेता हूँ। मैं इन सब का रेशियो निकाल दूं, 1:3:5, तो ये टोटल हो गया 5, 3, 8 और 1, 9। तो मेरा जो लाभ है पूरा 30,000 रुपए का, इसको मैं 9 हिस्सों में बांट दूं, 9 हिस्सों में बांट, ठीक है। हाँ, विजय पाल ने कहा कि सर सभी साझेदार आपस में समझौता करके बांट सकते हैं, वो भी एक विकल्प है, वो भी एक है, उस पर भी मैं आता हूँ, ठीक है, उस पर भी आता हूँ। तो अभी के लिए एक विकल्प जो है वो मैं क्लियर करता हूँ, उसको 9 हिस्सों में बांट दो। तो ये जितने भी बने हो आप 9 मान लो इसको। फिर 9 हिस्सों में बांटने के बाद तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 30,000 को 9 से डिवाइड करूं, फिर 9 में से इसमें से 5 हिस्सा, तो मैंने कहा ये इतने मैं आयुषी दे सकता हूँ। भाई मैं कहूंगा 30,000 तो आयुषी नहीं दे सकता, लेकिन थोड़ी कम दे सकता हूँ, तो कम ले लो। और इसमें जो 3 हिस्सा है वो मैं सैलरी दे दूं, और इसमें से जो 1 हिस्सा है वो मैं कमीशन दे दूं। तो मैं क्या करूं, 30,000 को ही इस अनुपात में बांट सकता के दे सकता हूँ। एक तो तरीका ये, इसको हम और 16,666 आ जाएगा सर। इसको हम और विस्तार से समझेंगे, ठीक है। एक काम करता हूँ ना मैं, एक तो अगर आपको यही क्वेश्चन को करना है तो इसको मैं एक ऐसी फिगर ले आता हूँ जो कि थोड़ा सा ठीक हो जाए। थोड़ा सा ठीक करने के लिए मैं कमीशन को 12 कर देता हूँ, तो ये फिगर जो है मेरी बराबर आ जाए, ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। अब मैं, मेरे लिए 30,000 को बांटना आसान है, पॉइंट्स में नहीं आएगा, सीधा आंसर है। तो देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अब आपने कहा है तो इस पॉइंट को मैं खत्म करता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं 10 इसका रेशियो आ रहा है 10, और एक सेकंड, ये 10 आ रहा है, ठीक है। ये जो 5 है इसका भी आगे का रेशियो निकाल सकता हूँ, इसका रेशियो आ रहा है 2 और 3, इसका भी रेशियो निकाल सकता हूँ 5 और 4, और इसका रेशियो। तो अब मेरे पास पता है कितने रेशियो हो गए। देखिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, मैंने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, ये जो मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ, जो आपने रेस कर दिया इसलिए मैं समझा रहा हूँ, है ना। इस चीज को ध्यान रखिए, ये आपके एमपी बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके सीए फाउंडेशन के लेवल का क्वेश्चन है सीधे तौर पे।
एमपी बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन है नहीं। तो ये आ गया 5, 3, 2, ये रेशियो निकाला। और इसका भी आगे रेशियो है 2/3 और 5:4। ये जो 5 आएगा ये भी दोनों पार्टनर में 2:3 में बटेगा और ये 5:4 में बटेगा और ये 2 बटेगा, ऐसे है। अब मैं क्या करता हूँ, 5 3 8 2 10, ये टोटल आया 10। 30,000 को 10 हिस्से में बांट देता हूँ और फिर 5 हिस्सा निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 15। तो जो मुझे आईओसी 30,000 रुपए देना था, मैं वो कहता हूँ कि मैं आपको 15,000 का सिर्फ सैलरी आईओसी दे सकता हूँ, मेरे पास सिर्फ इतना प्रॉफिट। फिर 3/10, ये 3 आया ना, ये 5 3 8 2 10, ये 3/10 हो गया। तो ये मैंने निकाला 3/10, तो ये आ गया आपका 9,000। तो मैं उनको कहता हूं कि मैं सैलरी आपको सिर्फ 9,000 रुपए की दे सकता हूं। और ये आया 2/10, तो ये आ गया 2/10, तो ये हो गया 6,000। तो अब मैं कह रहा हूँ 15 9 6, मैं इन पार्टनर से कह रहा हूँ भाई 30 भूल जाओ, इतना प्रॉफिट है कि सिर्फ 15,000 आईओसी मिलेगा। 18 भूल जाओ, सिर्फ इतना प्रॉफिट है कि आपको 9,000 रुपए। 12,000 भूल जाओ कमीशन, इतना प्रॉफिट है कि आप 6,000 ले लो। तो अब 30,000 की जगह 15,000, तो 15,000 को इन दोनों में भी तो बांटना पड़ेगा आगे। वो किस रेशियो बटेगा? यस सर, 2:3 के। 2/3 के। तो 15,000 को 2/3 5, तो 6,000 रुपए और 9,000। तो मैं ए को बोलूंगा आप 6,000 रुपए इंटरेस्ट लो और बी को बोलूंगा आप 9,000 रुपए इंटरेस्ट लो। ये 5:4 आ रहा है, तो ये 5/4, 5,000 और 4,000। देखिए कितना अच्छा अमाउंट बन गया, फटाफट निकल रहा है। अब ये डायरेक्ट 6,000। और ये ए को बोलूंगा आप 10,000 तनख्वाह भूल जाओ और 5,000 ले लो। और बी को बोलूंगा आप 8,000 तनख्वाह भूल जाओ 4,000 ले लो। और सी को बोलूंगा कि भाई आप 12,000 का कमीशन भूल जाओ और आप 6,000 ले लो। मतलब तो सर सब कोई थोड़ी थोड़ी, सब घर के अंदर 5 लोग हैं, 3 रोटी बनी है, तो 3 रोटी जो है 5 लोगों में जो बटेगी वो सबको उसी अनुपात में मिल रही है। किसी को ज्यादा फेवर नहीं कर रहे, किसी को हम किसी के खिलाफ नहीं। ये बात एक तो तरीका ये है। इस पे हम क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको और मैं समझा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा विकल्प यह है कि जो कहा गया है साझेदारी में लिख दो। मतलब अगर वो पार्टनरशिप डीड में लिख दें कि भाई कैसे लिख देंगे डीड के अंदर, वो ये डीड में लिख दें, मैं उसी पेज पे आ जाता हूँ। डीड में वो ये लिख दें कि भाई ऐसा है कि अगर फर्म को प्रॉफिट होता है या कम प्रॉफिट होता है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले देना है। डीड में लिखा हुआ है। प्रेफरेंस, प्राथमिकता किसको देनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर अगर और प्रॉफिट है, मतलब ज्यादा है, तब आप सैलरी देना, तब आप कमीशन। ऐसा साझेदारों ने अपनी संलेख में लिख दिया कि भाई पहले पूंजी पर ब्याज तो दोना ही देना है, फिर उसके बाद बचेगा तो वेतन देना और फिर कमीशन। या साझेदार दूसरी बात कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, पहले वेतन देना है और फिर बचेगा तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। या वो ये अधिनियम में क्या प्रावधान है? किसमें? अधिनियम नहीं कहता। अधिनियम कहता है भाई साहब कि आपके पास प्रॉफिट 30,000 है ना, आप जैसा चाहो वैसा बांट लो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अधिनियम बस इतनी सी बात कहता है, अगर तुम चुप बैठोगे और झगड़ा करोगे तो भैया मैं तो आके बराबर बराबर बांट दूंगा। मुझे बुलाओगे, है तुम यो झगड़ा करो, आपस में एक दूसरे को मुक्के मार रहे हो, झगड़ा कर रहे हो कि बांटे ऐसा लेंगे वैसा करेंगे, और मुझे बुलाओगे तो मैं तो ना ए को जानता हूँ, ना बी को जानता हूँ, ना सी को जानता हूँ, मेरे लिए सब बराबर है, मैं तो तीनों को बराबर बराबर बांट। मुझे मत बुलाना, या तो खुद ही निपट लो। जब मुझे बुलाओगे तो मैं तो बराबर बांटूंगा, या तो मुझे मत बुलाओ। तो अधिनियम कहता है या तो आपस में सिलट लो, जैसा बांटना वैसा बांट लो, हमसे फर्क नहीं। तो अधिनियम सिर्फ इतना कहता है
कि आपको जिसको भी पहले देना चाहो, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, सैलरी देना चाहो सैलरी दे दो, कमीशन देना चाहो कमीशन दे दो, आपकी इच्छा, आप जो चाहो वो कर सकते। ठीक है, यहाँ तक किसी के दिमाग में कोई प्रश्न है, कुछ है तो पूछिए मेरे से। सर अगर जो आप वो पेज खोलिए ना जिसमें आप सबको बांट रहे थे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, ये तो वाला, सर हाँ नहीं से पीछे अभी जो खुले थे फर्स्ट में, ये वाला, हाँ यही। अगर सर देखा जाए इसको तो एक तरफ से यही ना, मतलब कि जो उनको दिया रहेगा, जैसे इन लोगों को कैपिटल ए को मिला है 12,000, तो 12,000 का आधा। हाँ हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। देखो 12,000 का आधा पता है क्यों हो रहा है? तुमने बहुत अच्छी बात की। वो 12,000 का आधा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो टोटल आ रहा है, ये आ रहा है 60,000, 30,000, 18,000, 12,000, ये 60,000, और मेरा प्रॉफिट आधा है, 30,000 है, तो हर चीज आधी आधी हो गई। सर अगर हम लोग को इतना रेशियो ना निकालना पड़े तो डायरेक्ट हम प्रॉफिट देख लेते हैं कितना है, और बाकी ये जो प्रॉफिट के बाकी है हिसाब से उसको। दे सकते हैं। अगर ये हमारा प्रॉफिट हाँ तो 60,000 हो रहा है, हमारा प्रॉफिट 30,000 है, तो आधा है, तो सब चीज आधी आधी बांट दो, रेशियो निकालने की जरूरत नहीं। यस सर। अगर हमारा प्रॉफिट 45,000 हो रहा है, तो 2/3 हो रहा है, 2/3 हो रहा है, यस सर। 2/3 हो रहा है ना, 60 की जगह 45 हो रहा है, तो यस सर। 2/3 दे देंगे। ठीक है, हमारा प्रॉफिट जो है सिर्फ 20,000 हो रहा है, तो 5वां हिस्सा है प्रॉफिट, नहीं 20,000 मतलब 1/3 है, 1/3, तो ये 1/3 दे देंगे। जैसे अगर 12,000 का 1/3 करते जाएंगे। लेकिन मैंने अगर बड़ी ऑड फिगर दे दी, मैंने कहा 35,000, तब तो आपको अनुपात निकालना पड़ेगा। यस सर, जैसे बता रहे हैं कि अगर निकल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर हम ये निकाल सकते हैं कि जितना प्रॉफिट चाहिए उसके अनुपात में कितना प्रॉफिट हुआ, अगर हम चाहें तो उसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही है। मैंने कहा यहाँ 60,000 चाहिए, आपका प्रॉफिट 30,000 है, आधा है ना, तो हमने ए से कहा महाराज आपको 12,000 आपका पूंजी का ब्याज बनता है, लेकिन उसके लिए 60,000 प्रॉफिट की आवश्यकता है। आप लोगों ने सिर्फ 30,000 प्रॉफिट कमाए, तो आप 6,000 ले लीजिए। हमने बी से कहा आप 18,000 की जगह 9,000 ले लीजिए। सैलरी के लिए कहा 10 की जगह 5 ले लो, 8 की जगह 4 ले लो, और बी को कहा 12 की जगह 6 ले लो, क्योंकि जब प्रॉफिट आधा है तो सब चीज आधी आधी मिलेगी। सर हाँ होता तो पहले ही क्यों निर्धारित हो जाता है कि इतना इतना हम पहले। एक बार उमेश फिर से बोलो बेटा, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? बहुत अच्छा बात बोलते हो। हाँ बोलो। सर जैसे अभी शुरू में तो पहले ही निर्धारित क्यों कर लेते हैं कि हम इतना इतना ले। झगड़ा नहीं होगा ना भाई। तुम किसी के साथ फुटबॉल खेल रहे हो, ये बताओ फुटबॉल की गोल हम कब मानेंगे कब नहीं मानेंगे? गोल होने के बाद डिसाइड करोगे कि खेल चालू होने से पहले डिसाइड? सर अनुपात निर्धारित कर ले वो चलेगा, लेकिन देखो ऐसा है कि ऐसा भी जरूरी नहीं है साझेदारी में कि पहले से निर्धारित कर ले। अगर साझेदार चाहें तो वो बाद में भी निर्धारित कर सकते हैं। अधिनियम इस बारे में ये नहीं कहता कि, देखिए मैं आपको क्लियर कह दूं, मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूं, है ना, सिंपल सी बात कहता हूं। तुम लोग स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, स्कूल में बच्चे 2-3 बच्चे, एक बच्चे ने दूसरे को एक मुक्का मारा है, और दूसरे ने और उल्टे उसको मारा, और दूसरे को ने जब मारा तो पढ़ने वाला बड़े जोर से चिल्लाया, रोने धोने भाई। और टीचर्स थे स्कूल में, प्रिंसिपल सब थे, देखा ये क्या हो क्या रहा है, पकड़ा, बोला कि दोनों को बुलाओ। ठीक है, अब दोनों को बुलाया तो बोलने लगे नहीं नहीं सब हम लोग थोड़ा सा मजाक कर रहे थे। दूसरे एक दूसरे को कान में बोलते हैं कि अपन बाहर निपट लेंगे, अभी यहाँ चुप रहो, दोनों को मार पड़ेगी, अभी तू मत बोलो, मैं भी नहीं बोलता हूँ, जो कुछ निपटना है बाहर चुपचाप। सर नहीं नहीं मजाक नहीं, गलती से। हाँ सर इसने जानबूझ के नहीं मारा, इसे गलती से। आपस में निपट लिए आप, तो क्या करेगा प्रिंसिपल, क्या करेगा टीचर? कुछ। लेकिन अगर नहीं निपट पाते हैं तब जो दूसरा व्यक्ति आएगा, तीसरा, जो सुलझाने के लिए, वो तो अपने हिसाब से सुलझाएगा मैटर। तो आप साझेदारी संलेख में उमेश या तो पहले लिखो या नहीं लिखो,
जब लाभ हानि बांटने की बारी आएगी तब अगर झगड़ा होगा तब क्या करोगे? तब अकाउंटिंग लेखांकन का सिद्धांत ये कहता है कि भाई अगर डीड में आपने पहले से निर्धारित किया हुआ है तो आप उसको उसी के अनुपात में बांटिए, सबको, किसी को आप प्रेफरेंस नहीं दीजिए, सबको उसी अनुपात में बांटिए। आप प्रेफरेंस अगर देना चाहते हो तो डीड में लिखो कि हम प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो, पहला प्रेफरेंस जब हमको डीड में लिख दो कि हमें सैलरी पर सैलरी देनी है, इंटरेस्ट पूंजी पर ब्याज देना है और कमीशन देना है, लेकिन प्रॉफिट कम होने की स्थिति में हम पहले पूंजी का ब्याज निकालेंगे, फिर हम वेतन देंगे, फिर कमीशन, ऐसा लिख दो डीड में तो ठीक है। नहीं लिखा है तो सबको अनुपात में ही देना चाहिए, ऐसा लेखांकन का, ऐसा अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स कहते हैं। अधिनियम इस बारे में भी कुछ नहीं कहता। अधिनियम कहता है चलो डीड में जो कुछ लिखा हो लिखा रहने दो, तुम लोगों ने आपस में बांट लिया, किसी को कोई झगड़ा नहीं, किसी को कोई शिकायत नहीं, तो हमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, अगर झगड़ा होगा तब तो हम आएंगे, हमें झगड़ा तो सुलझाना पड़ेगा। जब तक आपस में निपट लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो झगड़ा तो सुलझाना। तो डीड में जो लिखा हुआ है अकाउंट्स कहता है उसके अनुपात में आप बांटिए, सबको बराबर का। हाँ बोलो। सर प्रॉफिट अगर हमें 30,000 की जगह 80,000 होता तो फिर? तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, 20,000 फिर 60,000 बांट देते, बचा हुआ 20,000 लाभ हानि अनुपात में बांट देते, फिर तो कोई बात ही नहीं, मस्ती की मस्ती है, फिर क्या दिक्कत है, तब तो खुश। सर बांटना है उसको भी कि उसको नहीं, व्यवसाय में? 80,000 का लाभ होता तब हमें दिक्कत तो थी नहीं। 80,000 के लाभ में हम 60,000 का जो प्रॉफिट है वो तो हम उसमें से 60,000 रुपए तो हमारे चले जाते आईओसी में, सैलरी में, कमीशन। 80,000 में से 80,000 में 60,000 रुपए तो ये बढ़ गए, अब बचे 20,000। 20,000 को हम उनके लाभ हानि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लाभ हानि अनुपात में बांट देते, जैसा हम बनाते विनियोजन खाता बनाते वैसे ही बनाएंगे। ज्यादा होने पर तो दिक्कत ही नहीं है, झगड़ा कब है भी रख सकते हैं ना? हाँ क्या कह रहे हो? इसको रख भी सकते हैं ना सर फर्म में कि अगले साल यदि हानि हुई तो इसको बांट सकते हैं। अरे वाह क्या बात, वो भी हो सकता है। हम साझेदार ये कहें कि साहब इस बार तो बहुत बम्पर प्रॉफिट हो गया, बम्पर, तो हम क्या करें कि 80,000 में से 60,000 को बांट दो, कैसे सैलरी, उसके बाद जो 20,000 है पूरा पूरा रिजर्व में रख लो, रिजर्व। यस अब कभी किसी साल अगर हमारा प्रॉफिट कम आएगा तो उस साल हम जोड़कर बांट देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके सर, बिल्कुल कर सकते हैं। और कोई किसी का इस पे कोई प्रश्न है, कोई संशय, डाउट या प्रश्न कुछ भी है? सर जो आपने क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन दिया था तो उसमें आपने सैलरी इस साइड भी ऐड की थी। अच्छा सर वो समझ नहीं आया हमें। ठीक है, और बताइए। तो आज अभी के लिए इतना, वो सारी चीजें मुझे आपको समझानी है ना, वो समझाने मेरे को कम से कम वो पॉइंट समझाने के लिए 15 मिनट का समय लगेगा, तो आपको उचित है तो मैं ले सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं कल समझाऊंगा। नो सर आज हमारा लाइव सर कल समझा दीजिएगा। ठीक है, कल मैं सबसे पहले वो जो मैंने आपको एक प्रश्न भेजा है 11 के अनुसार, 11 के हिसाब से रोज नामचा, खाता बही और तलपट, ठीक है, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, वो क्वेश्चन आप लोग करके मुझे भेजिए और हम उसके ऊपर कल पहले डिस्कशन करेंगे, फिर आगे की कहानी।